हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शशांक शेखर है और हम 45 डेज का क्रैश कोर्स कर रहे हैं आने वाले जे एग्जाम के लिए। और आज उसका 23rd डे है। तो कल हमने फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट ऑलमोस्ट खत्म कर लिया। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला है। तो जो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक एलिमेंट्स। इसमें हम मेनली पढ़ेंगे कैसे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया ताकि उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ा जा सके। इसमें मेन जो कंट्रीब्यूशन था वो मेंडलीव का था। उन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया था मेन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला। पर आप कह सकते हो कि उसमें एक दिक्कत थी कि उन्होंने एटॉमिक मास को मान लिया था बेस किसी भी एटम या फिर किसी भी एलिमेंट के प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए। आगे चल के फिर इसको चेंज किया गया और एटॉमिक नंबर को माना गया कि हाँ, एटॉमिक नंबर जो है वही डिसाइड करता है कि कैसा प्रॉपर्टीज होगा किसी भी एलिमेंट का। तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है जो दिया गया था पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए, वो दिया था हेनरी मॉसले ने। उन्होंने कहा था कि एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा मौलिक विशेषता है किसी भी एलिमेंट की। मतलब वो ज़्यादा अच्छे से डिफाइन कर पाती है एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को बजाय उसके एटॉमिक मास के, है ना। तो ये चीज़ बदलाव की थी हेनरी मॉसले ने। पहले मेंडलीव ने एटॉमिक मास को माना था, फिर हेनरी मॉसले ने एटॉमिक नंबर को मान लिया। अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को अगर बोले तो बोल सकते हैं कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है किसी भी एलिमेंट के, ये फंक्शन होते हैं उसके एटॉमिक नंबर के। मतलब एटॉमिक नंबर को जैसे हम चेंज करते जाते हैं वैसे वैसे उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती आती है। ऐसा हम क्या समझ सकते हैं। आप सबसे अच्छा उदाहरण ले लो आइसोटोप्स का। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है, पर एटॉमिक नंबर सेम होता है। यही होता है ना, आइसोटोप इसे कहते हैं। अगर हम मेंडलीव की बात माने तो उनके हिसाब से जो आइसोटोप थे उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होने चाहिए था? डिफरेंट होने चाहिए थे, है ना। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होने चाहिए थे? डिफरेंट होने चाहिए थे। पर ऐसा है? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी प्रॉपर्टीज होती है फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज, वो मास नंबर पे नहीं, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। इसीलिए क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। तो ये चीज ध्यान में रखनी है ना। ये चीज ध्यान में रखनी है। अगला, इन दिस टेबल, इस टेबल में जो भी है हमने क्या किया, एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज कर दिया और जिनका सब इनको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इनको अरेंज किया। और फिर इस कारण से हमें 7 पीरियड्स मिले और 18 ग्रुप्स मिले। अब यहाँ जो एक बात जो ध्यान देने की वो ये है कि जितने भी आइसोटोप है उनको एक ही एटॉमिक नंबर असाइन हुआ। मतलब वो एक ही पोजीशन पे सारे के सारे ऑक्यूपाई कर रहे थे। मतलब एक ही पोजीशन से अब सारे आइसोटोप को दर्शा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब ये जो कंसेप्ट है सब ग्रुप ए ग्रुप का, वो पहले था कि पहले सब ग्रुप ए और बी माना जाता था, फिर उसे हटा करके 1 to 18 कर दिया गया नॉर्मली। पहले सब ग्रुप ए का 1 2 3 4, सब ग्रुप बी का 1 2 3 4 ऐसे करके ग्रुप्स को बांटा गया था। पर लेटर ऑन इस सिस्टम को हटा करके सिंपली हमें कह दिया गया कि हाँ, ये ग्रुप 1 to 18 है। और जो जीरो ग्रुप का नाम है वो बदल के ग्रुप 18 रख दिया गया। जो जीरो ग्रुप का नाम है उसे ग्रुप 18 कर दिया गया। तो यहां पे हमारा है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। देखिए ये पहले वाला था 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A, फिर 8 इतनी दूर, फिर 1B
8B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, और इसको कहता था ग्रुप 0। फिर इस चीज को बदल के सिंपली क्या कह दिया गया कि ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 0 क्या बना दिया गया, ग्रुप 18, है ना। तो इस तरीके से ये चेंज लाए गए। तो हमारे पास कितने हो गए, 18 ग्रुप्स हो गए। 18 क्या हो गए, ग्रुप्स हो गए। और हमारा पीरियड्स कितने हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 पीरियड्स है। ये दोनों जो है ये अलग पीरियड में नहीं आते, इनका कोई अपना अकेला पीरियड नहीं है, ये इसी के अंदर आते हैं, लेंथेनियम और हैफनियम वाले। मतलब ये 6 ग्रुप का 6 पीरियड का होता है और ये 7 का। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप ध्यान में रखो कि ये दोनों का अपना खुद का पीरियड नहीं होता, ये 6th और 7th में आते हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल को हम ध्यान में रखेंगे, इसी का इस्तेमाल होगा हर जगह। अगला हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्या देखेंगे अगला, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो था हमने देखा था अभी, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वो आता है एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। हमने अभी देखा ना कि हमारे पास ग्रुप 1, 2, 3, 4 से लेकर के 18 तक था। तो ग्रुप 1 और 2 वाला है वो आता है एस ब्लॉक के अंदर। और ग्रुप 1 को हम कहते हैं एल्कली मेटल और ग्रुप 2 को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। इनकी क्या विशेषता होती है कि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में रहता है। किस में रहता है, एस ऑर्बिटल में। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो ये डेफिनेशन से याद रखना कि किसको हम एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में रहता है, एस ऑर्बिटल में रहता है। और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाला कौन सा होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट होता है। ग्रुप 1 का एक और नाम है जो है एल्कली मेटल, और ग्रुप 2 का एक और नाम है जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर बात करें तो मान लो हम ग्रुप 1 के बारे में बोल रहे हैं, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी ग्रुप पीरियड 1, ये पीरियड पे डिपेंड करेगा। ये एन का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, पीरियड्स पर डिपेंड करेगा, कौन सा पीरियड्स में है। अगर फर्स्ट पीरियड में है तो 1s1 आपने देखा है। हमारे पास कौन सा आता है, हाइड्रोजन आता है, ठीक है, हीलियम। फिर लिथियम कौन सा है, 2s1, और फिर बेरिलियम है 2s2। इसी तरह आगे बढ़ेंगे हम तो 3s1, 3s2। तो जो भी पीरियड का नंबर होता है वही ये एन का वैल्यू होती है, वही एन की वैल्यू होती है। और ये एस 1 से 2 तक जाता है क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन। अगला है हमारा ग्रुप 13 से लेके 18, जिसे हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। मतलब पहले 1 और 2 को हमने देखा, फिर किसको देख रहे हैं हम, 13 से 18। अभी हमने बीच में क्या छोड़ दिया है, 3 से लेकर के 12 तक हमने अभी नहीं डिफाइन किया, और आ गए 13 पे। 13 से 18 को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। और इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में रहता है, वो पी ब्लॉक में आता है। और इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है ns2 np16, 1 से 6, मतलब ns2 फुलफिल्ड, फिर np 1 से 6। अब ये n दोबारा से क्या होगा, हमारा पीरियड नंबर होगा। तो इन सब का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना जरूरी है, ताकि आप बता सको एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही कि ये कौन सा ग्रुप का है या फिर कौन सा पीरियड का है। दोनों चीजें पता चल जाती है। पीरियड यहां से पता चल जा रहा है एन से, और ग्रुप हमारे इससे पता चल जा रहा है इलेक्ट्रॉन नंबर से। अब एस और पी ब्लॉक एलिमेंट को मिला के हम क्या कहते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट। यही हमारा होता है क्या, मेन ग्रुप एलिमेंट। एस और पी को मिला के हम क्या कहते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट। अब एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, जिसके हम कहते हैं कि
डायगोनल रिलेशनशिप। क्या कहते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। चलिए देखते हैं डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। इसमें कहा गया है कि पहला मेंबर किसी भी ग्रुप का एस या पी ब्लॉक एलिमेंट हो, वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। जो पहला मेंबर है किसी भी ग्रुप का, वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करता है बाकी सारे ग्रुप एलिमेंट के मुकाबले। और उनका सिंबलाइजेशन किससे होता है? थर्ड पीरियड के नेक्स्ट एलिमेंट से। जैसे अगर लिथियम है तो लिथियम सोडियम नीचे वाले के साथ सिंबलाइज नहीं करके अपने अगले वाले जो कि सोडियम के बाद वाला उसके साथ सिंबलाइज होता है। उसी तरीके से बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ होता है और बोरॉन सिलिकॉन के साथ होता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। अब ये जो चीज है इसे हम प्रोडक्ट टेबल में देख सकते हैं। देखो ये पहला एलिमेंट है इसका, इस ग्रुप का पहला एलिमेंट क्या है? लिथियम है। ये किसके साथ सिंबलाइज होगा? मैग्नीशियम के साथ। उसी तरह ये जो बेरिलियम है वो इसके साथ नहीं होगा, सीधा यहां पे आ जाओ, इसके साथ सिंबलाइज होगा, है ना। बोरॉन सिलिकॉन के साथ करेगा, कार्बन फॉस्फोरस के साथ करेगा। तो यहां तक चलता है बस। और नाइट्रोजन सल्फर के साथ करता है ना। नाइट्रोजन का बोरॉन तक ही लिया आता है, सिर्फ और सिर्फ बोरॉन तक ही। मतलब तीन ही एलिमेंट डायगोनल रिलेशनशिप में, तीन एलिमेंट लिए आते हैं, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन। कार्बन भी नहीं लिया आता। ओके, यही क्या होता है? डायगोनल रिलेशनशिप होता है। देखो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे एक सिंपल सा कारण है, चार्ज इज टू मास रेशियो का सेम होना। और आप ये बात दिमाग में बैठा लो कि किसी का अगर चार्ज इज टू मास रेशियो सेम है तो वो सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे, इसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है ना। तो लिथियम और मैग्नीशियम भले ही अलग अलग ग्रुप्स के हो, पर क्योंकि इनका चार्ज इज टू मास रेशियो क्या होता है? ऑलमोस्ट सेम होता है। इस कारण से लिथियम और मैग्नीशियम क्या शो करते हैं? सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इसी तरह बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ और बोरॉन सिलिकॉन के साथ। तो ये इसका कारण है एक तरीके से। अब चार्ज इज टू मास रेशियो कैसे सेम हो जा रहा है? आप पूछ सकते हो ना कि चार्ज इज टू मास रेशियो क्यों सेम हो रहा है? इसका कारण देखो, और सबका भी तो सेम हो सकता है कि सोडियम का अगला के साथ सेम हो जाए। तो आप ये एक चीज देखो कि ये जो भी एलिमेंट है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इसमें आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ 2 तक ही इन्वॉल्व है। कहां तक इन्वॉल्व है? 2 तक, मतलब सेकंड प्रिंसिपल नंबर तक। इनका साइज बहुत ज्यादा बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा होता है। इसीलिए इनका चार्ज इनटू मास रेशियो भी क्या चीज टू मास रेशियो भी क्या होता है? बहुत कम होता है। अब चार्ज टू मास रेशियो क्या होता है ये समझो पहले। अब देखो कि ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो आउटर शेल पे, इस पे फोर्स लग रहा होगा न्यूक्लियस से। अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है ना। हाँ, तो इसके कारण फोर्स लग रहा होगा। अब ये एक इसका कुछ चार्ज होगा, पर ये चार्ज रेडियस पे भी डिपेंड करता है। और ये रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, आप समझ एक तरीके से। मतलब उतना तो ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता, पर होता है। तो ये चार्ज इस जो या फिर आप रेडियस रेशियो बोल सकते हो मोर अप्रोप्रिएटली, अगर इसको हम बोलेंगे तो चार्ज इज टू रेडियस रेशियो भी बोल सकते हो। तो क्योंकि इसका चार्ज इज टू रेडियस रेशियो क्या होता है? कम होता है, क्योंकि रेडियस क्या है? कम है लिथियम का, इसीलिए इसका ज्यादा अट्रैक्शन शो करता है। ये सीधा सा आप एक्सपेक्टेशन मान लो। अगर आप नीचे आओगे तो इस सोडियम के मुकाबले मैग्नीशियम का साइज छोटा होगा, क्योंकि जब हम ये पढ़ेंगे आगे भी कि जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो साइज क्या होता है? घटता है। देखो चार्ज तो सेम है, पर क्या हो रहा है? साइज छोटा हो रहा है। इस कारण से इसका चार्ज इज टू रेडियस रेशियो क्या होता है? घट जाता है। अब आप बोलोगे कि इसका तो और घट जाएगा, तो इसका और साफ सिंबलाइज होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका कुछ ज्यादा ही घट जाता है, इसलिए इसके कंपेरेबल हो जाता है। फिर इस तरह बोरॉन, फिर इस तरह सिलिकॉन के साथ, है ना। तो ये इसका कारण है, मेन कारण है इसका यही है कि डायगोनल रिलेशनशिप शो करने का।
और आप याद रखो, मतलब आप आगे चल के देखोगे, ये थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ है कि एटॉमिक नंबर कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है जब चार्ज टू रेडियस रेशियो की बात आने लगती है। और ये बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की, इसीलिए ये ज़्यादा इफेक्ट करती है किसी एलिमेंट के फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज को। अगला है डी ब्लॉक या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट, या और है सॉरी, और ट्रांजिशन एलिमेंट। अब तो हमने देखा था कि 1 से 2 तक एस ब्लॉक में आ गया, 13 से 18 तक इसमें आ गया पी ब्लॉक में आ गया, बचा क्या हमारे पास 3 से 12, क्या बचा 3 से 12। इसी 3 से 12 वाले को हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, डी ब्लॉक या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आगे चल के इनमें बहुत सारे चीज आप देखोगे, जब हम डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ोगे तो आप देखोगे कि कितने सारे डिफरेंसेस है इसमें और इनकी कितनी वेराइड प्रॉपर्टीज है। तो अगर हम बात करें तो 3 से 12 वाला क्या कहते हैं, हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, और इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में होता है, नो डाउट डी ब्लॉक में होता है। और जो दो आउटर मोस्ट शेल होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के, वो क्या होते हैं, दोनों इनकम्प्लीट होते हैं। ये इसकी थोड़ी सी अलग चीजें हैं और सबसे, आपने देखा होगा कि उसमें NP1 से 6 हो रहा था कुछ ऐसा, और NS2 क्या था, फुलफिल था ये पी ब्लॉक के लिए, और एस ब्लॉक में क्या था, NS1 से 2 हो रहा था, और एस ब्लॉक एक ही क्या था, सिर्फ NS वाला इनकम्प्लीटली फेल्ड था। पर अगर आप डी ब्लॉक की बात करोगे तो इसमें दो, एक तो सबसे बाहर वाला और उसके जस्ट अंदर वाला क्या होता है, प्री अल्टीमेट सेल जिसे कहते हैं हम, वो भी क्या रहता है, अनफिल्ड रहता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा होता है, वो होता है n-1 d210 टू ns0-2। तो यहाँ आप सीधे से देख सकते हो, यहाँ n क्या डिनोट करता था, पीरियड डिनोट करता था, या फिर आप कहोगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोट करता था। तो अगर आपका पीरियड मान लो अगर हुआ 1 2 3 4 5 हुआ मान लो, या फिर 4 हुआ, या फिर 3 हुआ, कोई सा भी ले लो आप, 3D ट्रांजिशन एलिमेंट, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3D 3 - 2 सॉरी 4 होता है, सॉरी 4 से स्टार्ट करेंगे अपन, क्योंकि थर्ड पीरियड होता है उसमें डी ट्रांजिशन एलिमेंट रहते ही नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ आप देख सकते हो थर्ड वाले में डी है ही नहीं, क्योंकि 3 4 5 जो है वो 4 से शुरू है, ये जो 3 4 5 है 4 पीरियड के लिए खाली है, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये 4th वाले से स्टार्ट करेंगे हम। ओके, तो मान लो हमने n की जगह 4 रख दिया, तो 4 - 1 d 1 से 10 4 s 0 से 2। अभी आएगी इंपॉर्टेंट बात, ये 0 से 2 हो रहा है ना, तो ये बात दिमाग में रखनी है कि 0 भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा फिर, ये 3D 1 to 10 4s 0 to 2। तो आप यहाँ देख सकते हो कि चांसेस है कि हमारा 3D भी क्या हो, अनफिल्ड हो, और 4s भी अनफिल्ड हो साइमल्टेनियसली। ये साइमल्टेनियसली तो नहीं हो सकता, मतलब एक साथ तो नहीं हो सकता, पर एक एक करके दोनों हो सकता है कि 3D कंप्लीट ना हो या फिर 4s कंप्लीट ना हो। इसीलिए हम कहते हैं कि इसका इनर शेल भी कभी कभी कंप्लीट नहीं रहता। अगला है हमारा लास्ट वाला, जिसे हम कहते हैं एफ ब्लॉक और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, n-2 f से 1 से 40, n-1 d 0 to 1 और 0 to 10 होगा सॉरी, और ns2। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में रहता है, f ऑर्बिटल में, और इसकी दो सीरीज रहती है, पहला होता है f4f जिसे हम कहते हैं लेंथेनॉइड, और दूसरा होता है 5f जिसे हम कहते हैं एक्टिनॉइड्स। तो आप ये चीज यहां से भी देख सकते हो, है ना। तो यहां हमारे पास क्या है, 4f है, मैंने बताया था इसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। तो ये किसी अलग पीरियड से नहीं आता है, ये इसी ट्रांजिशन एलिमेंट से ही आता है, पर इसे हम ट्रांजिशन नहीं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, इसमें दो होता है, पहला होता है लैंथेनॉइड और दूसरा क्या होता है एक्टिनॉइड। आप यहाँ देख सकते हो 57 के बाद सीधा 72 पर आ गए, तो 58 से 71 तक क्या है
लैंथेनॉइड आ गया। उसी तरह हम जैसे 89 से 104 पर आ गए, तो ये एक्टिनाइड्स के बाद है, तो ये होगा 90 से कहाँ तक है, 103 तक, है ना। चलो, और इन्हें हम रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्या कहते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट। हो सकता है आपको इस टर्म का यूज करके कंफ्यूज करने की कोशिश की जाए। अब आगे हम जो चीज देखेंगे उसे हम कहते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो जनरली जो नोमेनक्लेचर हम करते थे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का करते थे, पर अब क्या हो रहा है कि हमारे जो एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा केओस क्रिएट करता है, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट डिफरेंट नाम दे देते हैं। चाहे एक ही कंपाउंड दो के द्वारा जब डिस्कवर किया जाता है या फिर खोजा जाता है, तब उस केस में कंफ्यूजन होता है कि किसका क्या नाम दिया जाए। तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए क्या किया गया कि एक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर निकाला गया आने वाले डिस्कवरिंग एलिमेंट्स के लिए जो 100 से जिनकी ज्यादा एटॉमिक नंबर है। और ये बहुत ही सिंपल है, इसको समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसानी समझ में आएगा ये। तो मान लो कि आपके पास कोई एलिमेंट आया जिसका एटॉमिक नंबर हुआ 102, है ना। ये इनके एब्रिविएशंस है, ये इनका नाम है और ये इनके एब्रिविएशंस है। अब 102 का नाम कैसे देंगे, तो सिंपल है, 1 के लिए क्या देख रहे हो आप, अन, आपने लिख दिया अन। 0 के लिए क्या देख रहे हो आप, नील, तो आपने लिख दिया नील। फिर 2 के लिए आप देख रहे हो बाई, आपने लिख दिया बाई। और अंतिम में आपने लगा दिया यूएम, बस हो गया नेमिंग। एज सिंपल एज दैट। इतने आसानी से आप 100 से ज्यादा वाले को नेम कर सकते हो। देखो, ये इससे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, पर आ सकते हैं, और इसमें मार्क्स आराम से उठेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान रहेगा। इसलिए जरूरत होती है कि इन सारी छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान रखा जाए ताकि स्कोरिंग अच्छे से हो सके, है ना। अब जैसे कोई और एलिमेंट ले लो आप, हाइपोथेटिकल एलिमेंट जैसे 2 3 2 ले लो। चलो, तो 2 के लिए क्या होता है, बाई। चलो 2 3 4 ले लो, तो 2 के लिए क्या, बाई। 3 के लिए क्या, ट्राई। और 4 के लिए क्वाड। अब जिसके लास्ट में आई है उसमें सिर्फ यूएम लगाएंगे हम, और जिसके लास्ट में आई नहीं है उसके आगे लास्ट में क्या लगाएंगे, आई यूएम। तो ये जाएगा बाई ट्राई क्वाडियम, है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एलिमेंट का नाम दे सकते हैं अगर उसका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है तो। अब अगला आता है एटॉमिक रेडियस। तो पहले हम समझते हैं एटॉमिक रेडियस होता क्या है। एटॉमिक रेडियस जो होता है वो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस के सेंटर से टू द आउटर मोस्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन हो। ये इंपॉर्टेंट बात है, जिसमें इलेक्ट्रॉन हो तभी उसे हम एटॉमिक रेडियस कंसीडर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक एटम में हो सकता है कि पॉसिबल जो शेल्स है वो इनफाइनाइट हो, पर हम किसको कंसीडर करेंगे, उस शेल को जिसमें सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन हो। नहीं तो एटॉमिक रेडियस निकालना बहुत ही एब्रप्टली मतलब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप कोई सेल डिफाइन नहीं करोगे तो किसी भी डिस्टेंस तक नाप सकते हैं, और उसको नापने का कोई उसको नापने का कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें वहीं तक एटम को जानना होता है जहां तक उसके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हम वहां तक नापते हैं जहां पे उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन डिसाइड कर रहे हैं। अगर आप ट्रेंड की बात करो तो बहुत ही सिंपल ट्रेंड है। अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, घटेगा। और अगर डाउन द ग्रुप मतलब नीचे आ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। ये कैसे होगा देखते हैं। तो जब आप इधर से इधर मूव करते हो इस डायरेक्शन में, मतलब अक्रॉस द पीरियड, तो आपकी जो शेल है, जो आउटर मोस्ट शेल है, वो तो सेम रहता है, पर उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। इस कारण से उस पे जो इनवर्ड पुल लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो वो उस शेल पे क्या होता है, 1 by 1 अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, बढ़ते जाता है। इसीलिए वो साइज क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है धीरे धीरे, है ना। तो इस कारण से साइज क्या होता है, छोटा होता जाता है। और अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, सीधे सीधे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। पहले मान लो 1 था, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा।
तो ये आप फिजिकली भी देख सकते हो कि शेल्स अगर बढ़ते जा रहा है तो क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज भी क्या हो रहा है, बढ़ते जाएगा, एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो ये हो गया दोनों ट्रेंड। इस ट्रेंड को अगर आप ग्राफ की मदद से समझना चाहें तो आप भी समझ सकते हो। मान लो हमने एटॉमिक रेडियस वर्सेस एटॉमिक नंबर का एक ग्राफ प्लॉट किया, अक्रॉस द पीरियड हम मूव कर रहे हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम का 3 आ गया तो उसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा, फिर 4 आया थोड़ा और गिरा, 5 आया थोड़ा और गिरा, 6 आया और गिरा, 7, 8, 9। तो क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, घटते जा रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर को बढ़ा रहे हैं अक्रॉस द पीरियड। और दूसरी तरफ अगर हम क्या करें, डाउन द ग्रुप जाए तो आप देख सकते हो डाउन द ग्रुप ये लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीसियम, चाहे तो इसमें देख सकते हो, देखो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना। तो अब जब डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहा है तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। उसी तरीके से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन साइज क्या होता है, साइज बढ़ते जाता है। ये भी आप यहाँ से देख सकते हो कि अब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो ये हो गया हमारा ट्रेंड फिर केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियस का, जब हम ग्रुप या पीरियड में मूव करते हैं। अब एटॉमिक रेडियस बहुत तरीके के होते हैं। पहला होता है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस किसके लिए होता है, तो कोवेलेंट रेडियस दो चीजों के लिए होता है। मान लो अगर होमो एटॉमिक की हम बात कर रहे हैं, मतलब होमो डायटोमिक की मतलब दो, एक डायटोमिक एलिमेंट है, कंपाउंड है जिसमें दोनों एलिमेंट क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए नाप लेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो एटॉमिक रेडियस निकल जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। और ये डी ए बॉन्ड लेंथ को क्या है, सिंपली डिस्टेंस बिटवीन कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हम सिंपल एटॉमिक रेडियस नहीं ले रहे, क्योंकि एक एटम बहुत ही छोटा होता है और उसमें डिस्टेंस नापना बहुत मुश्किल काम है। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन्स लगते हैं इस डिस्टेंस को नापने के लिए। तो हम बिगर एटम ले करके और उसको फिर किसी तरीके से मतलब एल्जेब्रिक तरीके से आप एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हो। दूसरा होता है कोवेलेंट रेडियस, सॉरी कोवेलेंट रेडियस का दूसरा होता है हेटेरो डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसमें आप क्या करते हो, जब एक्स ए और एक्स बी बहुत कम हो, एक्स ए माइनस एक्स बी बहुत कम हो, मतलब काई ए काई बी बहुत कम, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तभी हम इसकी मदद से एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हैं। तो मान लो डी ए बी क्या है हमारा, आर ए प्लस आर बी, है ना। आर ए आर बी हमारा क्या है, कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए एंड बी। तो हम इसे कैसे डिफाइन कर रहे हैं, मान लो हमने आर ए को 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या निकल के आ गया, आर ए। या फिर आप कहें तो डी ए को, उसी तरीके से आपने क्या किया, डी बी बी को 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब कि वो होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल रेडियस को आधा डिवाइड करके हमने आर ए और आर बी निकाल लिया। और कोवेलेंट रेडियस निकालने के लिए क्या किया हमने, इसे और इसे क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो हमारा कोवेलेंट रेडियस निकल गया। ये कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए प्लस कोवेलेंट रेडियस ऑफ बी। और ये चीज दिमाग में रखनी है कि ये काई ए प्लस माइनस काई बी को छोटा होना चाहिए। अब मान लो काई और काई बी क्या है, ज्यादा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, डी ए और बी का डिफरेंस सिंपली हम आर ए आर बी नहीं करेंगे, उसमें हम ये फैक्टर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0.09 माइनस 0.09 मल्टीप्लाइड बाई काई ए माइनस काई बी। तो इस फैक्टर को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। इस केस हम ये मान के चल रहे हैं कि काई ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है काई बी से, तभी काई ए माइनस काई बी करेंगे। अगर काई बी ज्यादा होता तो काई बी माइनस काई ए करते। इस फैक्टर को क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ज्यादा हो, क्योंकि ज्यादा डायपोल मूवमेंट डेवलप हो रहा है। अब ये एक दूसरे को ज्यादा जोर से एक दूसरे को खींचेंगे तो ये आपस में ज्यादा अच्छा ओवरलैप कर पाएंगे, इसलिए इनका जो इफेक्टिव रेडियस है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, कम हो पाएगा। जैसे उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन, तो पहले आप मान लो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर से सामने आ रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के कारण आपस में ओवरलैप कर ले रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, कुछ रीजन जो है, जैसे मान लो आपके पास एक
दो एटम है, अब दोनों के बीच में इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा कि कुछ रीजन क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा। इस कारण से इतना रेडियस क्या होगा, घट गया। अगर इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होता तो ये ओवरलैप थोड़ा कम होता और इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते थे, पर क्योंकि ये ज़्यादा है इसलिए हमें इस फैक्टर को क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगला होता है मेटालिक रेडियाई। ये होता है डिस्टेंस बिटवीन टू मेटल आयन डिवाइड बाय टू, आर डैश। और आर डैश जो है वो एक्चुअल साइज से हमेशा बड़ा होता है, और डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट मेटल आयन इन अ मेटालिक लैटिस। तो ये चीज दिमाग में रखनी है, क्योंकि दो जो मेटल है वो कभी आपस में ज्यादा करीब नहीं आएंगे, क्योंकि उनमें कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन नहीं है, वो सिंपली एक क्लोज लैटिस में पैक्ड है, तो इनके बीच के डिस्टेंस कुछ ना कुछ रहेंगे, इसीलिए ये रेडियस एक्चुअल साइज से कम होगी। क्योंकि एक्चुअल मान लो कि यहाँ से यहाँ एक यहाँ है, तो आपने इस डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया, उसको टू से, फिर इन टू डिस्टेंस को ऐड कर दिया, टोटल ले लिया और टू से डिवाइड किया, तो आपको जो डिस्टेंस फाइनली मिला वो इतना प्लस इतना कह सकता हूं ना, देख। तो आपका एटॉमिक रेडियस इतना ही है, पर क्योंकि हमने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ले लिया है तो वो भी क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, जिसके कारण से ये हमारा मेटालिक रेडियस एक्चुअल साइज ऑफ एटम से ज्यादा आएगा। अगला होता है वैन डर वाल्स रेडियस। वैन डर वाल्स रेडियस क्या होता है कि मान लो हमारे पास ये है R1 इक्वल्स टू D/2। ये D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ आइडेंटिकल टू नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स। तो ये देखो, आपको समझने के लिए इस डायग्राम को देखना होगा। पहली बात इस चीज को ध्यान रखिए कि जो R1 होता है वो एक्चुअल साइज ऑफ एटम से ज्यादा होता है, ये भी क्या होता है, एक्चुअल साइज ऑफ एटम से ज्यादा होता है। ये हम देखेंगे क्यों होता है ना। अगर हम तीनों की रेडियस को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा वैन डर वाल्स रेडियस होता है, फिर आता है मेटालिक, फिर आता है कोवेलेंट। इसका कारण अभी समझ में आ जाएगा आगे। एट द एंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियस ऑफ द इनर्ट गैस आर एक्सेप्शनली लार्ज, बिकॉज क्योंकि इसमें कोई रेडियाई, क्योंकि इनमें कोई मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं होता और हमने सिंपली क्या लेना पड़ता है, वैन डर वाल्स रेडियस लेना पड़ता। तो पहले देखते हैं वैन डर वाल्स रेडियस होता क्या है। देखो, ये हमारे दो एटम, दो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी। अब क्या होगा कि हम इस डिस्टेंस को नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हम किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, इस डिस्टेंस को। दो आइडेंटिकल एटम जो कि दो आइसोलेटेड मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल में है। ये दोनों मान लो एटम सेम है, ये और ये, पर ये क्या है, अलग अलग मॉलिक्यूल में है। अब हम इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, है ना। और इसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं लिखा हुआ, इसी डिस्टेंस को हम कहते हैं वैन डर वाल्स रेडियस, है ना। सॉरी, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इस डिस्टेंस को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर हम लोग क्या कहेंगे उसे, वैन डर वाल्स रेडियस। इसे 2 से डिवाइड कर देंगे और इसे हम कहेंगे वैन डर वाल्स रेडियस, मतलब इसका हाफ डिस्टेंस को। अब यहाँ आप देख सकते हो कि अगर ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, ये और ये दोनों, ये और ये क्या है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, तो अगर आप इसका कोवेलेंट रेडियस निकालते तो ये कुछ ये वाला आता, ये डिस्टेंस। क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, कम है, क्योंकि आपस में क्या है, कोवेलेंटली बॉन्डेड है, तो इसका आधा कहाँ आता, यहाँ पे आता, है ना। तो ये डिस्टेंस क्या होता, कम होता। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो अब अगर इसका हाफ करोगे आप तो ये जाहिर सी बात है कि ये क्या आएगा, ये ज्यादा आएगा, ये डिस्टेंस क्या आएगा, ज्यादा आएगा इसके कंपैरिजन में। इसीलिए क्या होता है, हमारा कोवेलेंट रेडियस कम होता है वैन डर वाल्स रेडियस से, और ये बीच में क्या आ जाता है, हमारा मेटालिक आ जाता है, फिर सबसे कम होता है कोवेलेंट, है ना। चलो, मेटल का क्यों कम होता है आप ये देख समझ लो, क्योंकि दो मॉलिक्यूल का पास आना इज आप कह सकते हो इज डिफरेंट या फिर डिफिकल्ट थिंग, मुश्किल चीज है। पर मेटल में क्या है, तो क्लोजली पैक्ड रहते हैं,
हाँ, इनमें कोवलेंट मॉलिक्यूल की तरह आपस में ओवरलैप नहीं होता, इसलिए डिस्टेंस उतना कम नहीं होता, पर ये साथ में एटलीस्ट रहते हैं, क्लोजली पैक्ड रहते हैं, तो इसलिए ये बीच में आते हैं इन दोनों के। अब अगला क्या आता है, आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आयन फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस। इसे हम क्या कहते हैं, आयनिक रेडियाई। मतलब अभी तक आप जो भी पढ़ रहे थे वो सिंपल न्यूट्रॉन एटम के लिए पढ़ रहे थे, पर अब क्या है, ये आयंस के लिए पढ़ रहे हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, आयनिक रेडियाई। अब जो चीज दिमाग में रखने के लिए है वो ये है कि कैटायनिक रेडियाई क्या होता है, हमेशा छोटा होता है न्यूट्रल एटम से। मान लो कैटायनिक मतलब आपके पास अगर सोडियम प्लस है तो उसका जो रेडियस होगा वो कम होगा किससे, नॉर्मल सोडियम से, है ना। तो ये चीज दिमाग में रखनी है। जबकि जो आयनिक रेडियाई होता है वो ज्यादा होता है न्यूट्रल एटम से, आयनिक नहीं एनायनिक, सॉरी। एनायनिक रेडियाई क्या होता है, ज्यादा होता है। हम कह सकते हैं कि O माइनस ज्यादा होता है R से। और इसका लॉजिक क्या, सिंपल है। कैसे सिंपल है भाई, देखो अगर हमारे पास कैटायन होता है, जब हमारे पास कैटायन होता है तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया रहता है, कम कर दिया रहता है, यहां से निकाल लेते हैं। तो अब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है यहाँ पे वो क्या है, सेम है, प्रोटॉन तो सेम है, पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लेस हो गया। तो अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन लग रहा था पर इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के झुंड के कारण, वो क्या हो गया, ये जो चार्ज टू रेडियस रेशियो आप कह सकते हो वो बढ़ गया, चार्ज ज्यादा हो गया। तो अब इसका इंटरेक्शन ज्यादा हो गया, इस कारण से क्या करेगा, अंदर की ओर खींचेगा। क्योंकि अब पहले आपका ये आपका, इससे आप एक उदाहरण समझ सकते हो। मान लो कि एक साइड 5 लोग खींच रहे थे टग ऑफ वार में, और दूसरी साइड में कितने, 5 लोग खींच रहे थे। अब एक साइड में आपने एक को हटा दिया और 5 की जगह 4 लोग कर दिए। जब 5 लोग खींच रहे थे सेम स्ट्रेंथ के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्ज सेम होते हैं, तो यहाँ स्ट्रेंथ एक तरह से उनकी चार्ज हो गए, मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ मसल की मान रहा हूँ। तो अब क्या होगा, पहले तो ये यहीं पे था बीच में, अब क्योंकि अब 5 लोग खींच रहे, अब इधर क्या करेगा, अभी सेंटर इधर मूव करेगा। क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ तो सेम है पर लोग क्या है, ज्यादा है। अब ये नंबर ज्यादा होने से क्या होगा, ये भी क्या होगा, इसके खींचेगा। यही सेम चीज यहाँ हो रही है कि पहले ये 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे तो ये अपनी जगह पे थे, अब ये 5 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को खींचने लगे तो ये अंदर की ओर खींच गए। अब इसे हम जनरलाइज कर सकते हैं इसी चीज को कि जितना ज्यादा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, उतना ज्यादा रेडियस ज्यादा होगा। ये एनायन के लिए जस्ट अपोजिट हो जाता है इस तरीके से, क्योंकि अब हमारा क्या हो गया, पहले हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा था, अब हमने मान लो इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, मतलब इस पे जो पुल लग रहा था वो घट गया पर इलेक्ट्रॉन, ये तो पहला हो गया क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम रहे। दूसरी बात क्या हुई कि क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आ गया। तो अब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन घटाने के लिए क्या करेंगे, ये आपस से दूर जाने के लिए इस रेडियस को बढ़ा देंगे, इसके मुकाबले क्या होंगे, बढ़ा देंगे, ताकि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो सके, दूर दूर जा सके, है ना। इसी कारण से क्या हो जाएगा, कैटायन का साइज क्या होगा, सॉरी एनायन का साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये होगी चीज, इसे हमें जनरलाइज कर दिया कि जिसका ज्यादा नेगेटिव चार्ज वो उतना ज्यादा बड़ा, सेम एलिमेंट के। लेकिन अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनमें हो, उन जैसे उनका आयनिक रेडियस क्या, उनका आयनिक रेडियस कैसे कैसे बढ़ता है, जैसे जैसे हम मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज घटाते जाते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज क्या करते हैं, घटाते जाते हैं। अब नेक्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, ये वो एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होती है ताकि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम को उसके गैसियस कैटायन में बदल सके। कैसे, इलेक्ट्रॉन को प्लग आउट करके। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है वो ये है कि हम उसे तभी आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे जब हम इलेक्ट्रॉन जो है वो एक गैसियस एटम से निकाल रहे हैं। किससे, गैसियस एटम से, वो भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से।
तो हमें एनर्जी डालनी पड़ेगी किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। एनर्जी कब कम होगी? जब उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कम होगा या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कम होगा। हमें पता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है? घटता है। साइज घटेगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के सामने आएंगे और ये आसानी से ये आसानी से निकाले नहीं जाएंगे क्योंकि इनमें अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आता है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल है वो स्टेबल होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। क्यों? एक्सचेंज एनर्जी की वजह से। आपने देखा था एक्सचेंज एनर्जी, अगर आपने पढ़ा होगा हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तो क्योंकि वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड है तो उनमें एक्सचेंज एनर्जी क्या है? ज्यादा है। इसीलिए इनका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। अब किस किस चीज पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है? पहला एटॉमिक साइज पे, तो जितना ज्यादा एटॉमिक साइज उतना कम आयनाइजेशन एंथैल्पी। स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट मेनली आप समझ लो कि शील्ड करना। अब मान लो आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है अंदर की ओर, इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर। अब ये प्रोटॉन इसको अपनी ओर खींच रहा है तो इसे भी खींच रहा है। अब क्योंकि ये बीच में आ गया तो इस पे जो फोर्स लग रहा था वो कहीं ना कहीं कम हो गया इसके बीच में आने से। इसे ही हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो जितना ज्यादा शील्ड करेगा उतना कम क्या होगा? उसका आयनाइजेशन एनर्जी होगा, क्योंकि वो आसानी से निकाला जा सकेगा क्योंकि उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा वो उतना ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज क्या, किसी पे भी चार्ज ज्यादा होगा, है ना, किसी पे भी, तो ये ज्यादा अट्रैक्शन होगा। तो अगर आप मान लो तो न्यूक्लियर चार्ज आप इसमें पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ ये गलत है, पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज उतना उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। तो यहाँ देखते हैं एक ट्रेंड है यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो लिथियम से हम बेरिलियम गए तो हमारा साइज क्या हुआ? घट गया। साइज घट गया तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हुई? बढ़ गई। पर जब बेरिलियम से बोरॉन गए तो वापस क्या हो गया? घट गया। ऐसा क्यों हुआ? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। अब बेरिलियम में क्या है? फुल फील्ड ऑर्बिटल है। कैसा है? देखो, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1 और बेरिलियम का होता है 1s2 2s2। 1s2 2s1 मतलब ऐसा फिर ऐसा, और ये क्या होगा? ऐसा और फिर ऐसा। तो एक बात और, फुल फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है हाफ फील्ड से। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड तो स्टेबल होता ही है नॉर्मल वाले से, पर उसमें भी अगर हम बात करें मोर स्पेसिफिक तो फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है हाफ फील्ड से, इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा और इसे निकालना मुश्किल होगा। तो इसलिए बोरॉन क्या होता है? नीचे आता है ना, क्योंकि बेरिलियम के बाद हमारे पास आपने देखा लिथियम, बेरिलियम, फिर हम बोरॉन पे आते हैं तो क्या होता है? ये कुछ ऐसा हो जाता है। अब ये ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड, इसलिए बोरॉन का क्या हो गया? कम हो गया। अगला नॉर्मल, फिर बढ़ते आता है क्योंकि साइज घट रहा है, बढ़ते आता फिर नाइट्रोजन के बाद आकर ऑक्सीजन पे क्या होता है? घटता है। इसका भी कारण हम देख लेते हैं। हम इसके लिए क्या सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से लिख लो आप अपना 1s2 2s2 2p3 और अब ऑक्सीजन का देखो 1s2 2s2 2p4। तो इसका अगर आप ड्रॉ करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बनाओगे तो ऐसा बनेगा। ये क्या हो गया? हाफ फील्ड। अगर आप इसका देखोगे तो ये ना ही हाफ फील्ड है और ना ही फुल फील्ड है। तो इस कारण से क्या हो गया हमारा? इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गया? बढ़ गया। अब अगर बात करें कुछ पॉइंट्स की, तो हीलियम का सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होता है क्योंकि इसका साइज भी कम होता है और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट होता है, जबकि सीजियम का सबसे कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर आप यहाँ देखो तो सीजियम सबसे नीचे आता है इसमें, और क्योंकि ये इधर से इधर जाने में साइज घट रहा है तो इनका साइज सबसे ज्यादा होगा सब में, और ऊपर से नीचे आने में साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सॉरी, इधर से इधर साइज घट रहा है तो इसका साइज सबसे क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। और इधर इधर क्या हो रहा है? हमारा साइज बढ़ते आ रहा है।
तो सबसे ज़्यादा साइज किसका होगा? इसका। इसका भी होता है पर इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे अभी फिलहाल के लिए। अब इस तरह से भी घट सबसे कम है, सबसे इधर है, और इस तरह से भी सबसे नीचे, इसलिए इसका साइज सबसे क्या हो गया? बड़ा हो गया। इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अब आयनाइजेशन जो वैल्यू होता है वो इनर्ट गैस का एक्सेप्शनली क्या होता है? ज़्यादा होता है, क्योंकि इनमें ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं और ये बहुत ही स्टेबल होता है ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इन स्मॉलर साइज, और साइज भी छोटा होता है। क्योंकि आपको पता है कि जब हम यहाँ पे देखो, हम पीरियोडिक टेबल के लास्ट में जाएंगे बिल्कुल, तब ये आते हैं, तो इनका साइज सबसे छोटा होता है और इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट होता है। इस कारण से इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होता है पूरे पीरियड में। जबकि जो एल्कली मेटल होते हैं उनका जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो सबसे ज़्यादा कम होता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बड़े साइज के होते हैं। देखोगे ग्रुप 1 वाले को एल्कली मेटल कहते हैं, है ना, इन्हें एल्कली मेटल कहते हैं, और इनका साइज पूरे पीरियड में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होता है। और इनके एक इलेक्ट्रॉन निकालने से, एक और बात, ऐसे आप किसी को भी देख लो, एग्जाम्पल के लिए सोडियम को देख लो, तो सोडियम में क्या होता है? 11 होता है। हम लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6 और फिर क्या आएगा? 3s1 आएगा। तो अगर आप इसके एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लोगे तो क्या मिलेगा आपको? एक नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इस कारण से भी क्या होता है कि इनका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है, क्योंकि ऐसे एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं हम तो फिर ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में चले जाते हैं। जो आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 2 की होती है वो ज़्यादा होती है ग्रुप 13 वाले से। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट इज ग्रेटर देन corresponding element of group 13 due to their fulfilled s orbital। जो हमने अभी देखा, अभी जैसे हमने लिथियम से बेरिलियम से कार्बन गए, हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम बेरिलियम से कार्बन गए, तो बेरिलियम ग्रुप 2 का था और कार्बन बोरॉन बेरिलियम हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरॉन, हाँ बोरॉन जो था वो ग्रुप 13 का था। अब क्योंकि बेरिलियम के पास क्या है? फुल्ली फिल्ड 2s ऑर्बिटल, इस कारण से ये क्या है? ज़्यादा स्टेबल है बोरॉन से। अब हम पढ़ेंगे शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में। शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगना चाहिए था सबसे आउटर इलेक्ट्रॉन पे, वो क्या होता है? कम होता है, क्योंकि बीच में हमारे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जो कि इंटरवेन करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में आके, या फिर खलन डालते हैं इनके इंटरेक्शन के बीच में, जिस कारण से इनके बीच में इंटरेक्शन क्या होता है? कम आता है। इसी को हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसके कारण से इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी किसी भी एलिमेंट का घट जाता है। अगर आप बात करें शील्डिंग पावर की, तो सबसे ज़्यादा शील्डिंग पावर होता है S, फिर P, फिर D, फिर F। मतलब F सबसे अच्छा शील्ड कर सकता है, फिर P, फिर D, फिर F। क्योंकि जैसे जैसे हम एजिमुथल क्वांटम नंबर बढ़ाते हैं, L की वैल्यू 0, 1, 2 पे जाते हैं, तो इनका साइज क्या होता है? डिफ्यूज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इलेक्ट्रॉन तो इनको नहीं रखना, एक ऑर्बिटल को तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रखना है ना, आज 14 नहीं रख सकते हो ना एक इलेक्ट्रॉन में। इस बात को ध्यान रखें, जब मैं ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ तब एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर उनका साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो वो चार्ज डिफ्यूज मतलब फैलते जा रहा है। वही सेम चार्ज, वही 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 2 जो चार्ज है, वही एक ऑर्बिटल में फैलते आ रहा है, तो ये चार्ज क्या हो रहा है? डिफ्यूज हो रहा है। अब इस कारण से इनकी शील्डिंग पावर क्या होती है? घट जाती है, क्योंकि इनका और एटम का जो इंटरेक्शन है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का जो इंटरेक्शन है वो क्या होता है? कम होते आता। अब कैसे करते हैं कैलकुलेट इस जेड इफेक्टिव को? मतलब जो शील्डिंग इफेक्ट कारण जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में जो लॉस आया वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये होता है फॉर्मूला जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, जहाँ सिग्मा क्या होता है? हमारा शील्डिंग कांस्टेंट होता है। इतने फैक्टर से क्या होगा? ये रिड्यूस हो जाएगा हमारा जेड, जो चार्ज होना चाहिए था वो कम हो जाएगा सिग्मा के फैक्टर से। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसके लिए पहले हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को इस फॉर्म में लिख लेंगे, इस चीज को ध्यान रखो आप। कैसे लिखेंगे? ऐसा नहीं कि अगर आपका 4s बाद में आ रहा है, पहले 3D आ जा रहा है, सॉरी पहले 4s आ रहा है फिर 3D आ रहा है, तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। हम क्या करेंगे? इसको ऑर्डर में अरेंज करेंगे। इस 3D को ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, और S और P वाले को एक साथ रखेंगे किसी भी सेम
क्वांटम नंबर के लिए एस और पी वाले को सेम रखेंगे, तो सेम रख दिया। डी वाले को अलग रखेंगे, 3D को अलग रख दिया इनसे, और एफ वाले को भी अलग रखेंगे, तो इसलिए इसे भी अलग रख दिया। तो 1s को एक साथ रखा क्योंकि इसका क्वांटम नंबर क्या है 1 है। फिर 2 वाले के एस और पी को एक साथ रखा, फिर 3 वाले को एस और पी को एक साथ रखा और डी को अलग कर दिया। फिर 4 वाले के एस और पी को एक साथ रखा, डी अलग कर दिया और एफ को भी अलग कर दिया। इस तरीके से आगे होगा। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें किस इलेक्ट्रॉन का निकालना है। तो मान लीजिए आपको कहा जाता है कि इस इलेक्ट्रॉन का निकालो या इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का निकालो, तो ही आप निकालते हो, है ना। और बाकी जो बचे हुए राइट साइड में होते हैं, इस साइड में जो होता है, उनका कोई असर नहीं होता शील्डिंग इफेक्ट पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि शील्ड नहीं करते, क्योंकि ये आते हैं बाद में, है ना। सिर्फ अंदर वाले शील्ड करेंगे। अब अगर हम बात करें एस या फिर पी इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन विद इन सेम ग्रुप शील्ड 0.35 एक्सेप्ट 1s। मान लें हमारे पास 2s 1 है और 2p 2s 2 है और 2p 3 है। हमें निकालने के 2p का, तो 2s जो है वो सेम ग्रुप का है, तो वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा। मान लो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा 0.35 इंटू 2, इस तरीके से। और अगर 1s ऑर्बिटल है तो एक्सेप्शन है, अगर 1s है तो ये 0.30 इंटू 1 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन विदिन n-1 ग्रुप शील्ड 0.85। अब जो n-1 वाले में है, मान लो ये 1s किस तरीके से था, मान लो 1s2 का हमें एक इलेक्ट्रॉन का निकालना था, तो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक का निकालना था, दूसरे का था 0.30, ऐसे होता है ना। और अगर मान लो ये 2s2 2p3 लिखा रहता, तो हम कैसे निकालते। मान लो 2p का इलेक्ट्रॉन का निकालना, तो 2p को छोड़कर कितने इलेक्ट्रॉन बचे इस ग्रुप में, 2 और 2 4, तो 0.35 इंटू 4 होता, 2 नहीं होता, सॉरी। तो इस तरीके से हमने उसी ग्रुप का पहले निकाल लिया। अब उसके अंदर वाला कैसे निकालेंगे, तो जस्ट उसके जो अंदर वाला है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.85 से। तो हमारा ऐसा कुछ मान लो था 2s2 2p6, सॉरी मान लो 3s2 3p6 फिर 3d1। अगर हमें इसके लिए निकालना है, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, तो इसके अंदर वाले को क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इंटू 0.85, है ना। फिर जो n-2 या फिर उससे कम वाले हैं, n-2 से कम वाले मतलब 2s2 2p6 और 1s, ये इसके बाद वाले हो गए, है ना। तो ये कितना कंट्रीब्यूट करेंगे एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो 6 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 क्या करेंगे 1.00 करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं एस और पी ब्लॉक के लिए, अगर एस और पी की बात हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम डी और एफ की बात करें, तो अगर जो सेम ग्रुप वाले वो तो 0.35 देंगे, पर बाकी जितने भी बचे हुए लोअर ग्रुप में, मान लीजिए अगर 3D के लिए निकालना होता, सॉरी ये गलती हो गई यहाँ पे, ये 3D के लिए अलग निकाल सकते हैं, वैसे नहीं निकलेगा। तो मान लीजिए 3D के लिए अब निकाल रहे हैं, ये जितने भी रूल थे 3s और 3p इलेक्ट्रॉन के लिए थे, या गलत तरीके से कर दिया मैंने, है ना। अगर मान लो 3D के लिए निकालने होते तब हम दूसरे रूल को अपनाते हैं। 3D के 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका तो ये तो 1 हो गया। अब चलो अंदर कितने बचे, 6 2 8 8 और 8 16 16 और 2 18, उनका सबका कॉन्ट्रीब्यूशन 1 सीधा। ये हमारा सिग्मा का वैल्यू निकल जाएगा इस तरीके से। अब Z हमें सिग्मा माइनस कर देंगे और हमारा Z इफेक्टिव निकल जाएगा। Z क्या होता है, जो हमारा एटॉमिक नंबर है वही Z है। ओके, अगला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, ये वो एनर्जी है जो रिलीज होती है जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को एक आइसोलेटेड ऐसे एटम में ऐड करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करती है पीरियड के अक्रॉस और डिक्रीज करती है ग्रुप के अक्रॉस। सेम कारण, जब हम पीरियड के अक्रॉस मूव कर रहे हैं राइट साइड, तो साइज क्या आ रहा है, घटते जा रहा है। अब साइज क्या आ रहा है, घटते जा रहा है, तो हम किसी इलेक्ट्रॉन को अगर डालेंगे तो वहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि साइज घटा हुआ है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा साइज घटने से, और हमें आउटर इलेक्ट्रॉन को डालना आसान होगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो सामने आ जाएगा आउटर मोस्ट शेल के, है ना। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा होगा
और स्टेबिलिटी आधा आएगी। तो स्टेबिलिटी आधा कब आती है? जब एनर्जी कम होता है ना। तो एनर्जी कैसे कम होगा? एनर्जी रिलीज करके कम होगा। और जब आप पीरियड के क्रॉस मूव करते हो तो ये डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। सॉरी, डाउन द ग्रुप क्या होता है? डिक्रीज करता है, क्योंकि हमारा न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होता है? सेल का बढ़ते आता है ना। तो इनके बीच में इंटरेक्शन कम होता है, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, तो स्टेबिलिटी उसमें ज़्यादा नहीं आएगी, और स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं आएगी मतलब कम एनर्जी रिलीज होगी। अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है क्लोरीन का, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसके और एक कारण है इसका क्यों होता है, इसका क्यों होता है, क्योंकि इसमें आउटर इलेक्ट्रॉन में 7 होते हैं, और ये जस्ट एक लेके क्या बन जाता है? ऑक्टेट कंप्लीट करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। और क्योंकि इसका साइज भी छोटा है तो हम फ्लोरीन लेते हैं। अच्छा, आप बोलोगे फ्लोरीन क्यों नहीं लेते? फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, वो ऊपर आता है, और डाउन द ग्रुप क्या होता है? साइज घटता है, सॉरी साइज बढ़ता है। तो फ्लोरीन का साइज सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी साइज इतनी कम है कि अगर हम कोई एक इलेक्ट्रॉन डालें तो वो रिपल्शन फेस करेगी उसके कम साइज में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने के कारण। मतलब एक डेंसर चार्ज एरिया बन जाता है, नेगेटिवली चार्ज एरिया, जो कि आसानी से इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा। अब कुछ फैक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं, तो इन फैक्टर्स को देखते हैं। अगर सिंपल है, एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो वो घटेगा, ये वेरियस इनवर्सली वेरी है। फिर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, क्योंकि चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अगर हाफ फील्ड फुल फील्ड है तो उसमें ऐड करना मुश्किल होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? कम हो जाती है, कम इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी रिलीज होती है। अगला, फ्लोरीन और ऑक्सीजन एटम का क्या होता है? सबसे स्मॉल साइज होता है, और इसलिए हाई चार्ज डेंसिटी होता है। देयरफॉर इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? कंपैरेटिवली कम होता है उनके और ग्रुप से। नीचे वाले ग्रुप के कंपैरिजन में इनका एनर्जी क्या होता है? कम होता है, क्योंकि इनका साइज वो छोटा होता है। फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 और 15 का लो होता है। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, जबकि ग्रुप एटम के लिए एनर्जी पॉजिटिव होती है, मतलब एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन ऐड करने, क्योंकि उनका शेल क्या होता है? कंप्लीट शेल होता है। तो ये बातें ध्यान में रखनी है, एक्सेप्शन है। अब नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ये टेंडेंसी है किसी एटम का कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सके। या आपने पढ़ रखा है, मान लीजिए हमारे पास HF बॉन्ड है, तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ज़्यादा होती है, तो इनके बीच जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा किस तरफ रहेगा? इसके तरफ रहेगा। ऐसे क्लाउड कुछ इस तरह दिखेगा, ये क्लाउड ज़्यादा इस तरफ अनशेप्ड दिखेगा। तो अगर इसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के कारण क्या होती है? ये सबसे कम साइज है, इसलिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी रखता है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है। फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन नाइट्रोजन का सेम होता है, फिर ब्रोमीन, फिर सल्फर और कार्बन का सेम होता है, फिर आयोडीन, फिर H। तो ये जानना जरूरी है। अब जब पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज करती है, क्योंकि साइज क्या हो रहा है? घट रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी है, तो ये क्या होती है? बढ़ जाती है। डाउन द ग्रुप क्या होता है? साइज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? घट जाती है, क्योंकि साइज बढ़ गया है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वगैरह तो एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस था, उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही थी उसे हम कैलकुलेट कर ले रहे थे। पर इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अलग अलग फॉर्मूला दिए गए हैं। पहला ही है पाउलिंग स्केल, जिसमें कहा जाता है कि काई ए माइनस काई बी जो होता है, दो एटम के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है वो होता है 0.102 रूट अंडर डेल्टा, जहां डेल्टा क्या हमारा एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी ए और बीच को तोड़ने के लिए जो यूज होता है, माइनस एनर्जी फॉर 100% कोवलेंट बॉन्ड। मतलब कि अगर 100% कोवलेंट बॉन्ड रहता, उस एनर्जी को माइनस कर लेते हैं एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी से, और फिर उसको हम रूट अंडर लेकर के 0.102 लेते हैं। ये डेल्टा कैसे कैलकुलेट होता है? ये होता है EAB माइनस EAA इंटू EAB रूट अंडर, ये सारा रूट अंडर होता है। EAB तो हमें पता निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, माइनस रूट अंडर A को तो एटॉम बॉन्ड एनर्जी इंटू B का बॉन्ड एनर्जी का रूट अंडर, है ना। बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी ऑफ A और बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी ऑफ B। दूसरा होता है मुलिकन स्केल, ये सिंपल होता है, इसमें उसी एटम का आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं बस। जो मुलिकन स्केल होता है वो 2.8 टाइम्स ज्यादा होता है पॉलिंग स्केल से। ये रहा दोनों का फॉर्मूला, दोनों का रिलेशन। काई पी इज इक्वल टू 0.336 काई एम, जो कि मोलिकुलर स्केल माइनस 0.615।
अब अगर हम यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करें तो वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नोबल गैस के लिए से 0 लिया जाता है। अब हाइब्रिडाइजेशन का टर्म में देखें तो sp हाइब्रिडाइज का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर sp3 का, फिर sp2 का, फिर sp3 का। ऐसा क्यों? क्योंकि s कैरेक्टर क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा sp का, फिर sp2 का है, फिर sp3 का। s कैरेक्टर घट रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन की ओर कम अट्रैक्ट होता है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा नहीं होती। जबकि s जो होती है वो ज्यादा अट्रैक्ट होती है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन sp में हो, क्योंकि उसमें s कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए उस इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी, मतलब ज्यादा न्यूक्लियस की ओर खींचा रहेगा। अगर मैं सम करूं इन सारी चीजों को एक साथ, तो आप यहां इस सम को देख सकते हो। ग्रुप में ऊपर जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, नीचे आने से एटॉमिक रेडियस घट रहा है, ऊपर जाने से आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। तो आप इस टेबल को एक बार रुक करके क्या सकते हो, देख सकते हो थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको सारा एक ही बार में कॉन्साइज हो जाए। अब मैं कुछ क्वेश्चन शो करूंगा, आपको उसके सॉल्यूशन खुद से करने है ना। उससे पहले वैलेंसी देखते हैं। वैलेंसी क्या होती है किसी भी एलिमेंट की, ये उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट होती है, और ये से हम जनरली इलेक्ट्रॉन की वजह से निकाल सकते हैं। एक पीरियड में जो वैलेंसी होती है वो उसके ग्रुप नंबर के बराबर होती है, सिंपल एज दैट। जो उसका ग्रुप नंबर वो उसका वैलेंसी। बट क्योंकि अगर वैलेंसी अगर ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में निकालनी हो तो ये 1 to 7 होते हैं लॉन्ग ऑफ पीरियड। ऑल एलिमेंट इन अ ग्रुप हैव सेम वैलेंसी। एक ग्रुप में सारे एलिमेंट के वैलेंसी सेम होती है क्योंकि उनमें सेम नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, मतलब ऐसा होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम अगले चैप्टर्स में जब हम पी ब्लॉक पढ़ेंगे, है ना। टर्म ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो यूज फॉर, अब इस कभी कभी इसे ऑक्सीडेशन नंबर ही बोलते हैं, आपने रेडॉक्स रिएक्शन में देखा अभी। अब टीन के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइसोटोप्स होता है 10, ये कुछ बातें आपको याद रखने की जरूरत है। और ओएस के पास सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +8 का, तभी हमें क्या मिलता, OS4, OSO4। फिर ट्रांजिशन मेटल और इनर ट्रांजिशन मेटल की वेरिएबल वैलेंसी होती है, ये हम डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे कि ये एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं, 1 2 3, और डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन है इनके शेल में, आउटर शेल या फिर पेनल्टीमेट शेल में। अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी की, तो रिएक्टिविटी जो मेटल की होती है वो इंक्रीज करती है आयनेशन एनर्जी घटने के साथ, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है और ये आसानी से रिएक्ट नहीं करती। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इंक्रीज विद एटॉमिक रेडियस एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ये इसका रीजन हुआ। और जो रिएक्टिविटी होती है नॉन मेटल की, वो इंक्रीज करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो इलेक्ट्रॉन का अच्छे से पुल कर पाएगा और उतने अच्छा से रिएक्ट कर पाएगा। और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अगर डिक्रीज करती है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वो उतना ज्यादा स्टेबल है, मतलब वो उसका केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगा, कम होगा। डाउन द ग्रुप बढ़ने से क्या होता है, रिएक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है, वाइल नॉन मेटल की क्या होती है, घटती है। अब मेटल की जो रिएक्टिविटी वो डिक्रीज होती है, वाइल जो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी वो इंक्रीज होती है जब हम एक पीरियड के अक्रॉस मूव करते हैं। अब रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी क्या होता है, बढ़ता है डाउन द ग्रुप, क्योंकि साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे सकेगा और अगला को इलेक्ट्रॉन लेने में आसानी होगी, इस कारण से वो रिड्यूस हो जाएगा और ये अच्छा एक रिड्यूसिंग कैरेक्टर बन जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट होता है ऑक्सीडाइजिंग में। अब एल्कली मेटल सबसे रिएक्टिव होता है, क्यों? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन देते ही क्या बन जाता है, नोबल गैस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर लेते हैं, इसलिए इनकी आयनेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है और आसानी से रिएक्ट कर पाते हैं। हैलोजन की रिएक्टिविटी नॉन मेटल सबसे ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लेते ही क्या बन जाती है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को होल्ड करती है ना, इसलिए आसानी से रिड्यूस हो जाती है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करती है, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होती है। अगला केमिकल रिएक्टिविटी, तो मेटल जो होता है वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है, क्यों? क्योंकि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए ये लेविस बेस की तरह काम करता है। और जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं और जो नॉन मेटल, वो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेते हैं नॉन मेटल्स, और हमें पता है लेविस का डेफिनेशन, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वही क्या होता है, बेस होता है ना। अब बेसिक ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड को इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, अगर हम नीचे जाए तो इंक्रीज करेगी, और अगर हम पीरियड के अक्रॉस चले तो इंक्रीज करेगी। जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होता है, एक्सेप्ट ZnON Al2O3, ये क्योंकि इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है इन मॉलिक्यूल में, फैजान रूल के चलते
इसलिए ये क्या करते हैं, फैजान इफेक्ट आप कह सकते हैं, फैजान इफेक्ट करते हैं, तो ये एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब बहुत बेसिक एंड एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। उसी तरह सारे नॉन मेटालिक एसिड एसिडिक नहीं होते, एसिडिक होते हैं, पर CO N2 और NO न्यूट्रल होता है, और Cl2O7 सबसे एसिडिक ऑक्साइड होता है। तो थैंक यू आज के लेक्चर में आने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।